हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, चाइना अमेरिका को पछाड़ते हुए फिर से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। आज की इस संक्षिप्त परिचर्चा में हम दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को समझते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो भारत का चाइना के परिप्रेक्ष्य में व्यापार घाटा है वो इतनी बड़ी संख्या में क्यों है और भारत को क्या प्रयास करने चाहिए इस व्यापार घाटे से निकलने के लिए। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। डेटा से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथ ही इकोनॉमिक्स में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से व्यापार घाटे के कारणों पे। साथ ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब आप इंडिया चाइना रिलेशंस दिखाओगे तो वहां पे भी आपको भारत और चाइना के इकोनॉमिक संबंधों की जानकारी होनी चाहिए और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक रिपोर्ट आई है, ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार चाइना अमेरिका को पछाड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार फिर से बन गया है। यदि हम इन दोनों देशों के बीच व्यापार के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच लगभग 118 यानी 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है, जिसमें से यदि हम आयात की बात करें, जो भारत ने आयात किया चाइना से वो लगभग 101.7 बिलियन डॉलर और जो निर्यात किया वो लगभग 16.67 बिलियन डॉलर ये आंकड़े दर्शाते हैं। यहां यानी कि यहां से भी एक बड़ा गैप आप देख रहे हो कि भारत आयात कितनी बड़ी संख्या में कर रहा है जबकि निर्यात उतनी बड़ी संख्या में हम चाइना को नहीं कर पा रहे हैं। ये तो है एक डेटा का मुद्दा। यहाँ पे आप समझ गए हैं कि वर्तमान में जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार चाइना बन गया है एक बड़ी संख्या के साथ। अगला मुद्दा हमें यह समझना है कि पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों के निर्यात में भारत ने वृद्धि की है। जैसे लौह अयस्क की बात कर सकते हैं, सूती धागा, कपड़े, बने हुए सामान, हथकरघा, मसाले, फल, प्लास्टिक इत्यादि जो हम निर्यात करते हैं चाइना को, ये प्रोडक्ट्स उसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, दोनों देशों के यदि हम द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की बात करें तो 2000 के बाद से दोनों देशों के आर्थिक संबंध लगातार बढ़े हैं और 2008 तक चाइना भारत का सबसे बड़े माल व्यापार भागीदार के तौर पे उभरा था। यदि हम 2015 से 2022 तक के डेटा को देखने का प्रयास करें तो यहां पे हमें समझना होगा कि इस दौर में दोनों देशों के व्यापारिक जो संबंध है उसमें 90% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है चाइना के साथ व्यापार का। लेकिन एक चिंतनीय विषय है दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में और वो चिंतनीय विषय भारत के संदर्भ में ज्यादा चिंता का विषय है और वो विषय है व्यापार घाटा। यदि हम चाइना के संदर्भ में भारत के व्यापार घाटे की बात करें तो ध्यान रखिएगा 101.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा है। ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी चाइना के संदर्भ में भारत का व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। अब इसके कारणों को हम समझेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों देश एक दूसरे के देशों में निवेश भी करते हैं। यदि हम 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो चाइना का जो भारत में निवेश था वो 68.3% कम होकर लगभग 63 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। यानी 2021 में चाइना ने लगभग इतना निवेश भारत में किया और भारत के यदि निवेश की बात करें तो भारत ने भी 6.32 मिलियन के आसपास निवेश किया चाइना में। यानी निवेश जितना होना चाहिए उतना नहीं है दोनों देशों के मध्य। अब अगला मुद्दा हमें यह समझना पड़ेगा कि दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कुछ मंच या कुछ प्रयास भी किए हैं क्या। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला प्रयास हमें 1988 में श्री राजीव गांधी जी की चीन यात्रा के दौरान दिखता है, जब दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए संयुक्त आर्थिक समूह की स्थापना की थी, जो आर्थिक मुद्दों पे बात करेगा, आर्थिक समाधान खोजने की दिशा में प्रयास करेगा। तो सबसे पहले संयुक्त आर्थिक समूह का गठन किया गया दोनों देशों के मध्य। उसके बाद 2010 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की जब भारत यात्रा हुई तो दोनों देशों ने रणनीतिक आर्थिक वार्ता मंच की शुरुआत की थी।
इसके साथ ही 2015 में नीति आयोग और चीन का विकास अनुसंधान केंद्र इनके मध्य संवाद शुरू किया गया। यानी भारत और चाइना ने समय समय पे आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ और सकारात्मक बनाने की दिशा में काफी संस्थागत प्रयास भी किए हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि अन्य आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दे क्या हैं भारत और चाइना के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, चाइना और भारत पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों पे काम कर रहे हैं और साथ ही 2018 में दोनों देशों के मध्य संशोधित DTAA यानी दोहरा कराधान बचाव समझौता भी हस्ताक्षर हो चुका है। यानी आर्थिक संबंधों की दिशा में जो संस्थागत प्रयास होने चाहिए, जो संधि समझौते होने चाहिए, वो बड़े स्तर पे दोनों देशों के हो रहे हैं। यानी आर्थिक संबंध मजबूत हैं भारत और चाइना के। अब अगला मुद्दा हमें यह देखना है कि भारत कई सारे क्षेत्रों को लेके चाइना के ऊपर लगभग निर्भर है, जिसमें चाहे हम दूर संचार से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण में चीनी आयात पर भारत की भारी निर्भरता है। हालांकि भारत ने इस निर्भरता को कम करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई हैं। यानी ये जो क्षेत्र हैं जहां पे हम ज्यादा निर्भर हैं चाइना पे, ऐसे उत्पादों से रिलेटेड जो योजनाएं हैं वो भारत ने चलाई। साथ ही एंटी डंपिंग शुल्क चाइना के प्रोडक्ट्स पे लगाने के प्रयास भी किए गए काफी बार भारत की तरफ से, और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भी जारी किए गए। यानी चाइना के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता नियंत्रण के आदेश के माध्यम से भी चाइना के इन प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करने का प्रयास भारत ने किया है। लेकिन फिर भी भारत बड़े स्तर पे इन सारे क्षेत्रों में चाइना पे निर्भर है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे इस विषय पे कि ये जो व्यापार घाटा है, इसके इतने बड़ा होने के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है चीन का विनिर्माण प्रभुत्व। ध्यान रखिएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है चाइना का वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत आधार है विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की तुलना में चाइना कम लागत पर मजबूत सामान बनाने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में जब कम लागत पर सामान बनेगा तो उसका जो रेट होगा वो भारत के सामानों की तुलना में कम होगा, गुणवत्ता भी बेहतर होगी। ऐसे में चाइना के जो सामान है उनकी डिमांड भारत के मार्केट में भी बड़े स्तर पे है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही इतनी बेहतरीन विनिर्माण क्षमता होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें वहां की अर्थव्यवस्था, कुशल आपूर्ति श्रृंखला और सरकारी सब्सिडी जैसे कदम चाइना की गवर्नमेंट ने उठाए हैं विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। यदि हम इसकी तुलना में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो भारत का विनिर्माण क्षेत्र काफी सीमित है। कुशल श्रम, अंतर जटिल नियामक प्रक्रियाएं, ये कुछ बड़ी बाधाएं हैं जो हमारे विनिर्माण क्षेत्र को सामना करना पड़ रहा है, जिन बाधाओं का, जिसके चलते भारत में जो प्रोडक्ट्स की लागत है वो कम नहीं हो पा रही है और उतनी विविधता वाले प्रोडक्ट भारत में नहीं बन पा रहे हैं। दूसरा कारण है उत्पाद विविधीकरण। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे प्रोडक्ट, अलग अलग यूटिलाइजेशन, उपयोगिता के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण, और इस तरीके के उत्पादों की भारत के जो मार्केट है उसमें बड़ी डिमांड है। जबकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस प्रकार के उत्पाद विविधीकरण का, इनोवेशन का अभाव दिखता है। इसके साथ ही हम बात कर सकते हैं कि भारत का जो ध्यान है निर्यात पे वो प्राथमिक वस्तुओं की तरफ ज्यादा है। प्राथमिक वस्तुएं जैसे हम बात कर सकते हैं कच्चा माल, कृषि वस्तुएं, वस्त्र जैसे कम मूल्यवर्धित वस्तुओं का जो निर्यात है वो भारत के द्वारा ज्यादा किया जाता है। और इस तरीके से जो प्राथमिक वस्तुएं हैं यानी जो निर्मित वस्तुओं की तुलना में इन पे लाभ काफी कम हो जाता है। तो एक बड़ी समस्या भारत के सामने ये है। साथ ही गैर टैरिफ बाधाएं भी दोनों देशों के बीच उत्पन्न होती है, जब चीन सख्त नियम और लंबी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं जैसे गैर टैरिफ बाधाएं लगा देता है भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर। काफी बार ऐसे मसले देखे गए जिसके चलते भी भारत का व्यापार घाटा बढ़ जाता है। साथ ही मुद्रा विनियमन दरें भी दोनों के बीच जो व्यापार है उसको प्रभावित करती हैं। और एक और महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यदि हम चाइना की तुलना भारत से करें तो चाइना में बड़े स्तर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है भारत की तुलना में। तो ऐसे में चीन के विनिर्माण क्षेत्र में
तेजी से वृद्धि देने में इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके चलते चाइना का विनिर्माण क्षेत्र बहुत सशक्त है भारत की तुलना में। अतः चाइना का जो निर्यात है, चाइना के जो सामान की मांग है, वो विश्व के देशों में बड़े स्तर पे बढ़ी है। यदि हम भारत के संदर्भ की भी बात करें तो भारत में भी चाइना का जो सामान है उसकी मांग बड़े स्तर पे बढ़ी है। अगला मुद्दा है क्या करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जोर देना चाहिए। मेक इन इंडिया जैसी जो योजनाएं हैं, ऐसी अलग अलग योजनाएं चलाई जानी चाहिए। सरकार की तरफ से बड़ा समर्थन दिया जाना चाहिए। जो जटिल प्रक्रियाएं हैं वो सरल की जानी चाहिए ताकि निवेश आकर्षित हो और विनिर्माण क्षमताएं उन्नत बन सकें। तो पहला काम है हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना पड़ेगा ताकि नए उत्पाद और प्रौद्योगिकियों का निर्माण हो सके। जिस तरीके से वो उत्पाद विविधीकरण करते हैं, हमें भी उत्पाद विविधीकरण, नवीकरण, इनोवेशन जैसे मुद्दों पे बड़े स्तर पे काम करना होगा ताकि जो चाइना का डोमिनेंस है हम उसको काउंटर कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों व्यापार भागीदारों में विविधता, इस पे भारत विचार कर रहा है। चाइना पे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो हमारी निर्भरता है उसको कम करने के लिए विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर सक्रिय तौर पे बातचीत करनी पड़ेगी। तब जाके हम चाइना पे अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे। यहाँ पे समझने योग्य बात है, चाइना हमारा पड़ोसी देश है। चाइना के साथ हमारे सीमा टकराव बार बार उभरते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, सेना के बीच जो तनाव है वो बढ़ता रहता है। तो ऐसे में हम कई बार चाइना को काउंटर करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक हम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्भरता प्राप्त नहीं करते हैं या अन्य विकल्प नहीं ढूंढते हैं। क्योंकि यदि हमने आर्थिक प्रतिबंध लगा भी दिए तो हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर का क्या होगा, हमारे दूर संचार सेक्टर का क्या होगा, जो लिथियम से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र है उस क्षेत्र का क्या होगा जिसपे हम लगभग चाइना पे निर्भर है। तो ऐसे में भारत को बड़े स्तर पे यहाँ पे प्रयास करने हैं ताकि भारत आर्थिक निर्भरता भी प्राप्त कर सके और भारत इस क्षेत्र में अन्य वैकल्पिक जो देश हैं उनके साथ भी आर्थिक समझौतों को सशक्त कर सके ताकि एक लोते चाइना के ऊपर भारत की निर्भरता समाप्त हो सके या काफी हद तक कम हो सके। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव, पीटी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और क्या क्या प्रयास हो सकते हैं भारत के आर्थिक घाटे को कम करने के लिए और भारत के उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो समर सेल ऑफर का आज लास्ट डे है। ध्यान रखिएगा, यदि आप रात 12 बजे तक एडमिशन लेते हैं तो आपको ये कंप्लीट P2I बैच, पीटी मेंस इंटरव्यू बैच मात्र 26,999 में मिल जाएगा। कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 26,999 में मिलेगा। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू, SAC सेट, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, इसके साथ यदि आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो इतिहास और PSIR ये हिंदी माध्यम में उपलब्ध हैं। ये ऑप्शनल भी आप ले सकते हैं मात्र 14,999 में LD Live कोड के साथ। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के इन बैचेस को आप इंग्लिश मीडियम में परचेज कर सकते हैं। हिंदी माध्यम में हिस्ट्री और PSIR 2 वैकल्पिक विषय उपलब्ध हैं। साथ ही दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सेम नाम से है। आशा करती हूँ आपको परिचर्चा अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और क्या क्या समाधान हो सकते हैं। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।